आज हम कक्षा 9 का विषय भूगोल पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप फिजिकल फीचर्स, जैसे हमारा एक शरीर होता है जिसमें हाथ पाँव आँखें नाक, उसी प्रकार जो पृथ्वी का शरीर होता है उसके ऊपर स्वरूप क्या होगा अलग, पर्वत पठार मैदान घाटियाँ नदियाँ रेगिस्तान, ये सब उसके विषय में पढ़ेंगे। भारत में पृथ्वी की सभी प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे पर्वत पठार मैदान रेगिस्तान और द्वीप। जैसे मैंने आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन में कि भारत में सभी प्रकार की भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। यदि उत्तर में देखा जाए तो पर्वत है, दक्षिण में देखा जाए तो पठार है, मध्य का भाग मैदान है, पश्चिमी का भाग रेगिस्तान है और दक्षिण में दोनों तरफ सागर में द्वीप है। ये सभी भू आकृतियां स्वरूप करोड़ों वर्षों में हुए भूगर्भिक हलचलों। ये भूगर्भिक हलचलें क्या होती हैं बेटा? देखिए, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पे दो प्रकार के बल होते हैं, एक इंडोजेनेटिक फोर्स होता है, एक एक्सोजेनेटिक, अंतर्जातीय बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो बल अंदर से पृथ्वी के लगते हैं और बहिर्जात बल जो बल बाहर से। तो अंदर से कौन कौन से बल लगते हैं? जैसे ज्वालामुखी फूटता है, भूकंप आता है तो क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर के स्वरूपों को परिवर्तित कर देता है। कैसे? समतल मैदान को घाटी बना देता है, पठार बना देता है या पर्वत बना देता है, या पर्वत को घाटी में परिवर्तित कर देता है, पठार को समतल कर देता है। तो ये अंतर आता है। और बहिर्जात बल क्या होता है? जो बाहर से कार्य करते हैं। बाहर से कार्य कर कौन कौन से करते हैं? नदियाँ, बहता जल, वायु, हिमानी, हिम की नदियाँ, सागरी लहरें, है ना, भूमिगत जल, ये सब क्या करती हैं? अपर्दन अपक्षय और निक्षेपण से पृथ्वी के विभिन्न भागों पे के स्वरूप को बदलती है। जैसे कोई पहाड़ है, जैसे ये एक मान लीजिए पहाड़ है, जैसे कि ये पहाड़ है एक, ये अब क्या कहेंगे, इसमें नदियों द्वारा इस पहाड़ की चोटी को ऐसे ऐसे काटती जाएगी, वायु क्या करेगी, इसको बहा ले जाएगी, नदियां भी इसको, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहाड़ समतल मैदान में बन जाएगा। तो जब काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टूट के अपक्षय। जब वो नदी वायु हिमानी के साथ बहता है तो अपर्दन, और लाके कहीं पे वो निक्षेपण कर देती है, तो इस प्रक्रिया का निक्षेपण करते हैं। तथा इन भू आकृतिक स्वरूपों को लगातार संशोधन भी होता रहता। निश्चित अंतर्जातीय बल क्या करती है? इसको ऊपर उठाती रहती है पर्वत को, एक उदाहरण के रूप में, और बहिर्जात वायु जल इसको लगातार काटती जाती है। तो ये लगातार प्रक्रिया, ये आप कभी आंखों से नहीं देख सकते, लाखों वर्षों में घटने वाली घटनाएं होती हैं जिसको मनुष्य सामान्यतः नहीं देख पाता। भारत का दक्षिणी भूभाग, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, वो विश्व के प्राचीनतम भूखंड है। हमने पढ़ा था ना बेटा पिछले चैप्टर में, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यह स्थल भाग है और उसके तीनों तरफ जल होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रायद्वीपीय भाग हो जाएगा। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग प्राचीनतम भूखंड, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे जब प्रायद्वीप पठार पढ़ेंगे। भारत विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना का भाग है। वहीं उत्तर की पर्वतमाला हिमालय, जिसको हम कहते हैं विश्व की नवनीतम वलित, ये पढ़ेंगे, वलित क्यों कहा गया है, पर्वतमालाओं में एक है। इन दोनों के मध्य नवीन मैदान स्थित है। भारत के इन विभिन्न भू स्वरूपों का निर्माण को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से समझा जा सकता है। प्लेट टेक्टोनिक एक ऐसा आधुनिक सिद्धांत है जो पृथ्वी पे घटने वाली प्रत्येक घटना की, क्यों यहाँ पर्वत है, क्यों यहाँ पठार है, क्यों यहीं पे ज्वालामुखी आते हैं, क्यों यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आते, क्यों यहाँ पे या इस भाग पे ही भूकंप आते, सब के विषय में ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही बताता है। तो आइए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त रूप से जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जैसे हमारी चाय की नहीं होती प्लेट, देख रहे हैं ना, ये खाने की क्वार्टर, उसी प्रकार प्लेट होती है, लेकिन इनका आकार प्रकार गहराई सब अलग प्रकार की होती है। इस सिद्धांत के आधार पृथ्वी की ऊपरी परपटी क्रस्ट, देखिए क्रस्ट का मतलब जो पृथ्वी है वो 3 भागों में बटी है बेटा। इस भाग को क्रस्ट कहते हैं जिसमें हम रहते हैं, बीच के भाग को मेंटिल कहते हैं और आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी 3 भागों में बटी, ऊपरी भाग को क्रस्ट, बीच के भाग को मेंटल, ये
यहीं से सारी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, आते हैं एक तरह से, और इस भाग को क्रोड कहते हैं। बड़ी कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। पृथ्वी पे दो ही भूभाग पाए जाते हैं, यदि बड़े बड़े देखा जाए तो महाद्वीप और महासागरीय। इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंड कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लैंड जान लीजिए। तीन तरह ऑर्डर ऑफ लैंड होते हैं। पहला ऑर्डर ऑफ लैंड क्या होता है? महाद्वीप और महासागर। दूसरे ऑर्डर ऑफ लैंड में हम आएंगे पर्वत, पठार, मैदान। तीसरे ऑर्डर ऑफ लैंड में जिसमें नदी, वायु, हिमानी, सागरी लहरें तोड़ फोड़ करके जो भूभाग स्वरूप बदलती हैं, भौतिक स्वरूप, उसके तथा जो स्वरूप बनते हैं भौतिक स्वरूप, उसको थर्ड ऑर्डर ऑफ कहते हैं। तो ये कौन से? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंड, महाद्वीप और महासागर। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म्स होते हैं, इसको लैंड फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये कैसे पता चलेगा कौन महाद्वीपीय प्लेट है, कौन महासागरीय प्लेट है? जिस प्लेट के अंदर जिसका भाग या प्रतिशत अधिक होगा वो कहलाएगी। जैसे एक प्लेट है, यदि उसके अंदर 70% जमीन है तो महाद्वीपीय होगी, यदि 70% जल है तो वो महासागरीय होगी। पृथ्वी पे कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। आइए इन प्लेटों को मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। पहली प्लेट क्या थी? प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ये प्रशांत महासागर, जिसको उत्तरी प्रशांत महासागर, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के इधर पश्चिमी भाग में फैला है, और एशिया के पूर्वी भाग में ये जो फैला हुआ, तो इसको हम कहेंगे प्रशांत महासागरीय, क्योंकि इसमें जल की अधिकता है तो प्रशांत महासागरीय। उसके बाद थी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये बीच में देखिए अफ्रीकन प्लेट है। ये देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन ऐसे कहते हैं क्योंकि इंडिया का भाग और ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ये देखिए बाउंड्री है प्लेटों की, ये दिख रही है आपको, ये प्लेटों की बाउंड्री है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? अंटार्कटिका प्लेट। तो कितनी प्लेटें हो गई? ये 7 प्लेटें पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ये प्लेटें लगातार गतिशील होती हैं और इसी गतिशीलता के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तथा कुछ प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। इसको समझिए कि ये प्लेटें लगातार चलती रहती हैं। किस पे चलती रहती हैं? ये मान लीजिए एक प्लेट है, तो ये ऊपर क्रस्ट का भाग है और ये मेंटल का भाग है। तो ये प्लेटें के मेंटल पे लगातार चलती रहती हैं इस तरह, कभी टकराती हैं, कभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। तो प्लेटें लगातार चलती रहती, गतिशील रहती हैं। प्लेटों की इसी गतिशीलता के कारण पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, वलन मतलब पृथ्वी के इस तरह भूभाग ऊपर नीचे आदि क्रियाएं होती हैं। सामान्यतः इन प्लेटों की गति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए ये क्या है? प्लेटें लगातार मूवमेंट करती हैं, तो इसी मूवमेंट के आधार पर प्लेटों को 3 किनारे होते हैं, 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? अभिसारित गति या परिसीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करते हैं मतलब चलती हैं, तो आपस में टकराती हैं। परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे निक्षेपित क्या होती है? मतलब नीचे चले जाना। अभी हम पढ़ेंगे कैसे। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन या मूवमेंट कहते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से देखिए एक प्लेट, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और जो आपस में टकराएंगी तो देखिए एक ए प्लेट नीचे चली जा रही है और बी प्लेट सीधा टकरा रही। अब ये सवाल उठेगा कि कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, कौन सी ऊपर। देखिए जिस प्लेट का घनत्व, डेंसिटी, ये घनत्व लिख दें यहाँ पे, जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो प्लेट नीचे जाएगी। और ये कौन सा भाग है? मेंटल का, जिसको इंग्लिश में मेंटल कहते हैं। मेंटल
ठीक है, ये दोनों तरफ यही रहता है और ये क्रस्ट है, वो भाग नीचे चलेगा। सामान्यतः जान लीजिए यदि ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है, तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है, ये हमेशा बेसिक याद रखिएगा। महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है महाद्वीपीय प्लेट। तो जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगी तो महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, जब दो प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा, ये देखिए, वलित पर्वत का निर्माण होगा। वलित पर्वत क्या है, जब देखिए दो प्लेटें इस तरह टकरा रही हैं तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा अवसाद है, तो ये क्या हो जाए, प्रेशर पड़ेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा इस तरह। तो वलित मतलब फोल्डेड, फोल्ड हो जाना। वलित को इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड, फोल्ड होके, है ना। तो वलित पर्वत का निर्माण, ज्वालामुखी विस्फोट होगा निश्चित रूप से। जब दो चीजें टकराएंगी तो जब आपस में लड़ते हैं दो लोग तो क्या होता है, ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है और प्लेटों का विनाश। विनाश क्यों होगा, क्योंकि एक प्लेट नीचे चली जाएगी और जब ये नीचे जाएगी तो 100 किलोमीटर की गहराई पे इसका विनाश हो जाएगा। पृथ्वी पे नीचे जाने पे तापमान किस गति से बढ़ता है, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से। तो यदि इस रेट से तापमान बढ़ेगा तो 100 किलोमीटर की गहराई पे काफी तापमान हो जाता है। ये इस रेट से नहीं घटता, ये एक औसत ताप दिया है कि हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नीचे जाने पे प्लेट नष्ट हो जाती है। दूसरी है अपसारी परिसीमा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, मतलब गमन करती है, तो उसे अपसारी कहते हैं। ये देखिए फिगर देखिए, एक प्लेट इधर जा रही लेफ्ट हैंड साइड पे, एक प्लेट राइट हैंड साइड पे जा रही, अर्थात ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा नहीं रही हैं। तो जब ये होगा तो क्या क्या आएगा, भूकंप आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ज्वालामुखी होंगे। लेकिन इस ज्वालामुखी और इस ज्वालामुखी में अंतर ये होगा कि यहां प्लेटों के टकराने से बड़ी तेजी से विस्फोट करते हुए ज्वालामुखी फूटेंगे। ऐसे जब टकराती ना, जब दो प्लेटें टकराती तो ऐसे विस्फोट करते, और यहां पे दो प्लेटें अलग अलग जा रही हैं तो बड़ी शांत ढंग से ऐसे लावा मैग्मा दोनों तरफ फैल जाएगा और नवीन क्रस्ट का निर्माण होगा। यहां पे देखिए क्या होता है, प्लेट का विनाश होता है टकराने से, या नवीन क्रस्ट का, क्योंकि जब यहां पे लावा बाहर आता है तो इस प्लेट के साथ जुड़ता चला जाता है, जो प्लेट खिसकती जाती तो एक नवीन क्रस्ट का निर्माण होगा। तीसरा, रूपांतरण परिसीमा। जब कभी कभी दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर या क्षैतिज गति करती है तो समानांतर रूपांतर परिसीमा कहते हैं। ये देखिए, ये प्लेट है, एक क्षैतिज, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो क्या हो रहा है, आपस में लड़ नहीं रही, ना नवीन प्लेट का निर्माण हो रहा है ना प्लेट का विनाश हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ भूकंप आएगा। इन प्लेटों में करोड़ों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया। क्योंकि ये प्लेट लगातार गतिशील है, सारी की सारी प्लेटें क्या लगातार गतिशील है, और गतिशीलता के कारण ही क्या हुआ कि पृथ्वी के जो महाद्वीप है इनके आकार और रूप में परिवर्तन आता गया। प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। देखिए इसको बहुत अच्छी तरह समझिए। प्राचीन काल में क्या थे, सारे महाद्वीप एक थे, ये जिसको हम पेंजिया कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके चारों तरफ पेंथालासा एक सागर था और इन दोनों के बीच में क्या था, एक टेथिस नामक समुद्र था। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग, ये जो दक्षिणी भाग है ना बेटा, इसको कहते थे गोंडवाना। ये गोंडवाना शब्द कहां से आया, देखिए मध्य प्रदेश में गोंड प्रजाति है, जनजाति है, तो वहीं पे इसके सबसे पहले प्रमाण मिले थे, इसीलिए ये शब्द वहीं से आया। इसलिए इसको क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड भूमि कहा गया, जो विश्व की प्राचीनतम भूमि है, ठीक है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। आइए इस मानचित्र को फिर से देखते हैं। गोंडवाना में क्या क्या था बेटा, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका नहीं साउथ अफ्रीका, ये भारत का दक्षिणी भाग और पूरा ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, ये सभी भूभाग गोंडवाना के हिस्से माने जाते थे। और लॉरेशियन में क्या था,
यूरोप का उत्तरी भाग, एशिया और यूरोप का उत्तरी भाग, और ये उत्तरी अमेरिका का पूरा भाग, ग्रीनलैंड का भाग और अफ्रीका का काफी भूभाग उसके अंतर्गत आता था। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाली संवहनी धाराओं, संवहनी कन्वेंशनल करंट्स होते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर, ये जो पृथ्वी के अंदर आप जाएंगे तो तापमान बढ़ता है, पता है। तो ये तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी करंट्स उठती रहती है, जिसको संवहनी धाराएं कहते हैं। धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। पृथ्वी के आंतरिक हलचल समझिए इसको। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों ने क्या किया, गोंडवाना भाग का जो भाग था, गोंडवाना ये जो दक्षिण का भाग था, इसको कई टुकड़ों में बांट दिया, और जो भारतीय टुकड़ा था जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, ये उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ आने लगा। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। अब इसको समझाते हैं। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैथिस, ये याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैथिस भू अभिनति क्या होता है बेटा, जिसको इंग्लिश में जियोसिंक्लाइंस कहते हैं। ये एक नदी की तरह होता है, गहरे संकरी जल के बहुत बड़े भाग होते हैं जो पृथ्वी के बहुत बड़े भागों में उस वक्त फैले थे। भूसनति, इनको पर्वतों को पालना भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, चाहे वो हिमालय हो, एंडीज हो, रॉकीज हो, अल्प्स हो, इन्हीं भूसनतियों से इनकी उत्पत्ति हुई है कि अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। आइए इसको इस चित्र के माध्यम से देखिए। दो प्लेटें, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और बीच में क्या था हमने पढ़ा, तैथिस सागर। अब चूंकि प्लेटें दोनों गतिशील हैं, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे दबाव डाल रही हैं। तो इसके दबाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो टैथिस का था, ये यूरेशियन प्लेट की इधर खिसकने से इंडो ऑस्ट्रेलिया, तो क्या हुआ, जो टैथिस में अवसाद थे, अवसाद जो नदियां बहुत सारा कंकड़ पत्थर ले जाके जो समुद्र में डालती हैं, तो वो जमा होता रहता है, वो अवसाद पे दबाव पड़ा दोनों तरफ से, तो वो ऊपर उठने लगे। ठीक है, चूंकि ये टैथिस सागर बहुत बड़ा था तो ये दबाव काफ़ी था, लेकिन इतना नहीं था कि पूरा हो जाता। तो क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट की तरफ का ये भूभाग ऊपर उठ गया, जिस तरफ चीन में कुनलुन पर्वत बना, और भारत की तरफ ये जो भाग उठा उसकी तरफ उसमें हिमालय बना, और जो बीच का भूभाग रह गया था इस पे क्या बना, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, यदि ये दोनों तरफ की प्लेटें बहुत बल लगाती तो क्या होता, ये पूरा का पूरा जो होता ये इस तरह ऊपर उठ जाता। मेरी बात समझे। तो ये चूंकि दोनों तरफ दबाव से बनते हैं पर्वत, ये दोनों तरफ दबाव से, इधर के और इधर से दबाव से बन रहे हैं, इसलिए इसको वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन कहा गया। वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये फोल्ड होके ऊपर की तरफ उठे। इसको इस तरह ध्यान से देखिए। हाँ, अब आपको समझ आ जाएगा ना, ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों के दबाव से ये पर्वत का निर्माण हुआ। यूरेशियन की प्लेट की तरफ कुनलुन जो चीन में एक पर्वत है, और भारत की तरफ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। टैथिस समुद्र से हिमालय के उत्थान और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणामस्वरूप एक बड़े द्रोणी मतलब गर्त, गड्ढे का निर्माण हो गया। ठीक है, कई लाखों वर्षों तक ये गर्त या बेसिन उत्तर के पर्वतों और दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विशाल विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। इसको इस तरह समझिए, जब ये उत्तर की तरफ हिमालय का निर्माण हो गया बेटा, तो ये जो सामने का भूभाग था ये दक्षिण का प्रायद्वीप पठार था, ये दक्षिण का
प्रायद्वीपीय भाग था, ये दक्षिण का था, ये हिमालय बन गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गर्त बन गया। यहाँ से आने वाली नदियों ने, प्रायद्वीप से आने वाली नदियों ने हिमालय से आदि यहाँ पे अवसादों का जमाव किया और धीरे धीरे ये क्या है, जो गड्ढा है पूरी तरह भर गया और किस में बन गया, मैदान में, जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन कभी क्या होता है कि जो भारतीय मरुस्थल को है उत्तरी मैदान का एक भाग मान लेते हैं, जैसे राजस्थान का मैदान या उसके उत्तर पश्चिमी गए तो 5 हो जाते हैं, लेकिन कुल 6 हैं। आइए हम एक एक करके इनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिमालय पर्वत। चूंकि इसमें हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना 9th क्लास में दिया हो गया है। यदि आप 11th में जाएंगे या सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम उत्तर की पर्वतमाला, तब हिमालय पर्वत नहीं आएगा। चूंकि 9th में हिमालय पर्वत दिया है, इसलिए सिर्फ हिमालय पर्वत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत की उत्तरी दिशा में विश्व की नवीनतम वलित पर्वत, वलित मतलब अभी बताए थे कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बीच के जो अवसाद हैं वो ऊपर उठ जाते हैं फोल्ड करके, तो उसको वलित पर्वतमाला हिमालय अवस्थित है। ये पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी कश्मीर से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ही इसका विस्तार है और 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इसका मतलब कश्मीर में ज़्यादा चौड़ाई इसकी अधिक है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में हिमालय की ऊंचाई अधिक है। इसका क्या मतलब है कि यदि आप देखा जाए ये हिमालय है तो यहाँ पे ये पूर्व है तो यहाँ हिमालय ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ पे हिमालय कम ऊंचा है। यदि अभी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो अधिकतम विश्व की जो उच्चतम चोटियां हैं वो हिमालय के पूर्वी भाग में ही स्थित है। इसका आकार अर्धवृत्त या तलवार की भांति, ये भारत की यदि मानचित्र को देखें तो ये इस तरह फैला हुआ, ये इस तरह, ये तलवार की भांति, तलवार ऐसी होती है ना बेटा, अर्धवृत्त इस तरह का ये रूप में इसका फैला हुआ है। हिमालय के अंतर्गत 3 समानांतर श्रेणियां पाई जाती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। 3 श्रेणियां हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। आइए तीनों श्रेणियों के विषय में एक एक करके पढ़ते हैं। महान हिमालय, ये सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, देखिए कई नाम है इसके, ग्रेटर हिमालय, आंतरिक इनर हिमालय या हिमाद्री कहलाते हैं। ये सबसे अधिक सतत का मतलब है कंटिन्यूअस है, ये कहीं पे टूटी फूटी आपस में नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की अधिकतर ऊंची चोटियां इसी भाग में मिलती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, अभी हम नक्शे में देखेंगे। नेपाल में 8848 मीटर, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत ज़्यादा 9th में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यदि विश्व भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो खट से माउंट एवरेस्ट लिख देते। नहीं बेटा, ये भारत में नहीं, नेपाल में है, इसको याद रखिएगा। कंचनजुंगा सिक्किम में, भारत लिखा है यहाँ पे 8598 मीटर, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए ये प्रश्न बार बार बहुत कंफ्यूज करता है, सिर्फ 9th क्लास में नहीं, ऊपर की कक्षाओं में बच्चों को भी, और विशेषकर जो ज्योग्राफी नहीं पढ़े हुए हैं या जो पढ़ के भूल गए हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है, तो बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि कंचनजंगा है कि केटू है। मैं आपको बताऊंगा, अभी स्पष्ट करूंगा दोनों। फिर तीसरी है मकालू, नेपाल में 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आइए नक्शे के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए ये श्रेणी आपको दिख रही है ना, हिमालय पर्वत लिखा है, ये दिख रहे हैं, और ये जो मोटी सी आपको एक लकीर दिख रही है, ये महान हिमालय है। अब ये कहेंगे कि महान हिमालय के उत्तर में भी तो देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। चूंकि 9th क्लास में नहीं है, इसके इस विषय में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको संक्षिप्त बता देता हूँ। ये जो हिमालय के उत्तर के जो भाग की ये 3 पहाड़ियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इसकी ये जो चोटी है K2,
ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी। यदि कहीं प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 है। ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में है, भारत के कब्जे में नहीं है, पाकिस्तान है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर ये देखिए हिमालय है। ये जो मानचित्र है ये एक्चुअली क्या है, पश्चिमी हिमालय का भूभाग दिखा रहे हैं। हिमालय के दो भाग है ना, हमने पढ़े थे कि पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय ज़्यादा ऊंचा है, तो हम ये पश्चिमी हिमालय पढ़ रहे हैं। तो ये पश्चिमी हिमालय है क्या, ये देखिए पूरा भूभाग यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ देखिए सिंधु नदी दिख रही है आपको, जहाँ से ये हिमालय स्टार्ट हुआ, हमने पढ़ा है ना, सिंधु हिमालय का विस्तार क्या है, सिंधु नदी से यहाँ से स्टार्ट होता है और अगले चित्र में आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ये देखिए इस चित्र में, ये अब देखिए ये सांगपो नदी लिखी है, एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में बनती है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ तक ये है। तो सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये हिमालय पर्वत दिख रहा है आपको। अब देखिए हमने वहाँ पढ़ा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काराकोरम। K2 ये गॉर्डियन ऑस्ट्रिन। लेकिन जब हम हिमालय के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखें, ये सिक्किम में है। दो प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम, गॉर्डियन ऑस्टिन या K2 है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा जो सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है, असिमेट्रिकली है, क्योंकि दक्षिण से जब दबाव पड़ा प्लेट का, इंडो ऑस्ट्रेलियन का, तो ये काफी मुड़ गई है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। क्रोड का मतलब क्या होता है, यदि ये हिमालय पर्वत देख रहे हैं तो इसका जो आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियाँ मतलब हिम की नदियाँ। वास्तव में हिमालय की अपेक्षा हम लोगों ने जो पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय में काफ़ी हिमानियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे काफ़ी हिमानियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सियाचिन भी एक हिमानी है जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है, बाल्टोरो, बहुत सारी हिमानियाँ, हिम की नदियाँ हैं जो इस भूभाग में पाई जाती हैं। महान हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे मतलब पासेस, मतलब इस हिमालय इतना ऊंचा है कि इसको पार नहीं कर सकते, तो प्रकृति रूप से दो पर्वतों के बीच में, पर्वतों के बीच के रास्तों को दर्रे कहते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह रट लेना है, यह बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला। बुर्जिल कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है और जोजिला है श्रीनगर लेह मार्ग को जोड़ता है। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। फिर हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और शिपकिला। बारालाचा मनाली को लेह से जोड़ता है और शिपकिला तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम शिपकिला पड़ा कि सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। इसका मतलब सतलज नदी हिमालय के उस पार से आती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ये हिमालय से भी काफी पुरानी नदियां हैं। उत्तराखंड में माना नीति लिपू लेक, ये उत्तराखंड कुमायूं को तिब्बत से जोड़ते हैं एक्चुअली में। और फिर है सिक्किम में नाथुला और जेलेपा। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और जेलेपा जो दार्जिलिंग की चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ये सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा कहाँ है? तिब्बत में है। नेक्स्ट लघु मध्य हिमाचल निम्न हिमालय, इसको कई नामों से जाना जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर ये श्रृंखला अवस्थित है। ये देखिए, जैसे महान हिमालय तो उसके दक्षिण में ये महान है, तो इसके दक्षिण में ये लघु हिमालय है। ठीक है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों, परिवर्तित मतलब अवसादी शैलों से हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर है से 4500 मीटर है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। पीर पंजाल कश्मीर में इसको कहा जाता है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, महाभारत नेपाल में इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। सिंपल से है
कि जो मध्य हिमालय है उसको 3 नामों से भी हम कह सकते हैं। यदि कश्मीर में तो ये पीर पंजाल के नाम से जाना जा रहा है, और जब हिमाचल में धौलाधर के नाम से जाना जा रहा है, और नेपाल में से महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस श्रृंखला में ही कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है घाटियाँ पाई जाती हैं। 2 पर्वतों के बीच में, ये देखिए जैसे ये पर्वत बने हुए हैं, ये देखिए ये पर्वत, तो ये तो पर्वत हो गए और ये बीच की भाग क्या होगी, घाटी हो गई। भारत की प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल शिमला कहाँ की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। मसूरी उत्तराखंड में, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग का है पश्चिम बंगाल में, इसी भाग में स्थित है। तीसरी दक्षिण की श्रेणी है शिवालिक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मानचित्र देखा था ना, इस तरह देखिए, महान हिमालय, लघु हिमालय और ये तीसरी अब शिवालिक, समानांतर हैं तीनों। हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिण श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, इसका मतलब ये सबसे कम चौड़ा है, तथा ऊंचाई 1100 मीटर है, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी कम है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण व उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। जब नदियां लाई गई तो क्या हुआ, अवसाद जमा हो गए। ये अवसाद जब दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो क्या हुआ, ये अवसाद ऐसे ऊपर नीचे, इसको वलन कहते हैं। तो उसी से शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो कौन कौन सी 3 श्रृंखलाएं हो गई, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। इसमें सबसे ऊंची चोटी है विश्व की एवरेस्ट, भारत की कंचनजंगा, फिर इसके अंदर लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, और ये शिवालिक के सबसे नवीन है। यहीं पे भूस्खलन सबसे अधिक आता है क्योंकि इसकी जो पत्थर है वो अभी कंसोलिडेटेड या संगठित नहीं हुए, इसके कारण इस भाग में काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन आता देखने को मिलता है। लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य कई घाटियां जिन्हें पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में हरिद्वार कहते हैं। इसको हरिद्वार भी क्यों कहते हैं, माना जाता है कि हरिद्वार मतलब भगवान का द्वार, इसी के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि जो धार्मिक तीर्थ स्थल पड़ते हैं तो ये सबसे पहले पड़ता है, इसलिए इसको हरिद्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, हमने देखा पहले जानते हैं। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई हैं तथा बलुआ पत्थर से, बलुआ मतलब सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पटकाई बूम अरुणाचल में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में और मिजो पहाड़ी मिजोरम में। आइए इसको मानचित्र के माध्यम, ये देखिए जो हिमालय है या तीखी मुड़ लेके मुड़ गया बेटा, ये पटकाई बूम है अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये नागालैंड में नागा पहाड़ी, और ये मिजोरम में, ये कौन सा देश है, म्यांमार है। ये देखिए कर्क रेखा मिजो पहाड़ी से गुजरती है, ये बहुत याद रखिएगा। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यदि पूछा जाए कि भारत की किस पहाड़ी से कर्क रेखा गुजरती है तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व में मिजो पहाड़ी के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी तो तक हमने हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां पढ़ी थी। अभी हिमालय को हम 3 अलग वर्गों से भी बांट सकते हैं। उत्तर से दक्षिण कहते हैं कि हिमालय की नदी घाटी सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है, ठीक है, ये नदियों के आधार पर। जैसे पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी 320, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी 800 किलोमीटर, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी 720 किलोमीटर तक। आइए चित्र समझते हैं। ये देखिए सिंधु नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये सिंधु नदी से लेके ये देखिए सतलज नदी, ये 560, ये क्या है, पंजाब हिमालय। ये बीच का भाग क्या है, सतलज नदी से काली नदी के बीच में ये भाग का क्या है, कुमायूं हिमालय, और ये काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, ये 800। इन सब में सबसे लंबा विस्तार किसका है, नेपाल हिमालय का, और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय का। और उसके बाद तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के भाग को हम
आसाम हिमालय कहते हैं। अब इस पे ध्यान रखिएगा कि ये जो नेपाल हिमालय है, जो तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य में, इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, सब यहीं पे पाई जाती हैं। ठीक है।